नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। इस सीरीज में हम क्या बात करते हैं, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से हैं। तो यहाँ इस सीरीज में हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट को कवर करते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका वो साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 25% टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 75% क्वेश्चन होते हैं। देखिए, 25% टॉपिक होते हैं और 75% अगर आपको स्कोर करना होता है तो 25% टॉपिक काफ़ी रहते हैं। तो एक तो जो ये चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर के मेन कंटेंट या मेन थीम से रिलेटेड जो ऐसे टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में इंक्लूड करते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड कौन से क्वेश्चन आते हैं? सेकंड वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, यानी कि हर बार वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। लिटिल बिट उनकी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज आ जाता है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिनको आप बोलते हो। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, कोई भी चैप्टर जब आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है, एनसीईआरटी की बुक में जब वो चैप्टर आता है, तो उसका कुछ एम या ऑब्जेक्टिव होता है कि ये मैसेज हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, स्टूडेंट्स को इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए। तो वो जो मैसेज पहुंचाना होता है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो इन 3 थीम्स को लेकर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज लेकर के आए। जितने भी चैप्टर्स आपने किए हैं या मिड टर्म में आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से आपके एग्जाम में आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अगर जाओगे तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स मिलेंगे जिसमें स्टूडेंट्स खुद बताते हैं कि हाँ, ऑलमोस्ट यहीं से ही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, क्योंकि ये नहीं कि कहीं से उठाया और वो डाल दिया। इसके पीछे हमने लॉजिकली जो क्वेश्चंस है वो ही इस सीरीज में हमने इंक्लूड किया, कि इसमें यह भी नहीं कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। मिनिमम क्वेश्चंस है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, लेकिन वो थीम से रिलेटेड है, कंटेंट से रिलेटेड है, जो इस चैप्टर के एक्चुअल में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन को, उसके बाद बात करेंगे 3 मार्कर की, और एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। सबसे पहले दिए गए हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें पहला जो हमारा प्रश्न बनेगा, पहला क्वेश्चन हमारा है खाद्य सुरक्षा क्या है। जैसा कि चैप्टर का टाइटल है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि ये खाद्य सुरक्षा क्या है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। देखिए, इसमें 3 चीजें कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है कि सभी लोगों को हर समय भोजन उपलब्ध हो, पहुंच हो और सामर्थ्य हो। देखिए, उपलब्ध का मतलब जैसे अपने देश में मतलब खाद्यान्न उपलब्ध होने चाहिए, राज्य की बात करें तो अपने स्टेट में खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। अब सिर्फ उपलब्ध होना काफ़ी नहीं है, वो पहुंच में भी होना चाहिए। जैसे देश की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर ये कह दें कि फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न बहुत है, ठीक, अकाल पड़ा राजस्थान में और खाद्यान्न रखे बंगाल में, वो सप्लाई होने में, लोगों तक पहुँचने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। ओके, क्या फ़ायदा हुआ उसका? यानी कि उपलब्ध भी होने जरूरी है और पहुंच में भी होने जरूरी है। पहुंच में मतलब आसपास के एरिया में होने चाहिए, ठीक। और तीसरी चीज सामर्थ्य, उसको खरीदने का सामर्थ्य भी होना चाहिए ना, वरना गोदाम में है, गोडाउन्स में अगर रखा हुआ अनाज है, वो किस काम का। तो इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती है खाद्य सुरक्षा में। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता हो, पहुंच हो और उनके पास इतना सामर्थ्य भी हो कि उसको खरीद पाए, ठीक। सामर्थ्य का मतलब 2 तरीके से हो सकता है, या तो उनके पास उतना पैसा हो या फिर दाम इतने कम हो कि लोग खरीद पाए, तब जाकर के वो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा लोगों को मिल पाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए जिन पर खाद्य सुरक्षा निर्भर करती है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 2 वो कारक कौन से हैं जिनके ऊपर खाद्य सुरक्षा है वो निर्भर करती है, यानी कि इनके बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। तो इसमें पहला बफर स्टॉक, ठीक। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक की अगर हम बात करें तो जैसे कहीं अगर आप दिल्ली से बाहर निकले हो या फिर अगर जहाँ पर भी आप रहते हो आसपास के इलाके में निकले हो, तो आपने कुछ गोदाम देखे होंगे, उनके बाहर लिखा होता है FCI,
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। तो वो जो गोदाम होते हैं वो बफर स्टॉक होते हैं। बफर स्टॉक में एफसीआई क्या करती है, उन राज्यों से जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन होता है गेहूं का, चावल का, वहां से किसानों से वो खरीदते हैं और उसको स्टॉक करके रखते हैं। कितना स्टॉक, कि जैसे एडवांस में 2-3 सालों तक का काम चल जाए, जैसे कि अकाल पड़ जाए तो भी दिक्कत ना आए, युद्ध हो जाए तो भी दिक्कत ना आए, तो उस पर्पज से उसको स्टॉक किया जाता है, तो उनको बोलते हैं बफर स्टॉक। ठीक। और दूसरा होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब देखिए बफर स्टॉक में तो अनाज इकट्ठा हो गया और पीडीएस के थ्रू क्या होता है, लोगों में बांटा जाता है। किन लोगों में, जिन लोगों को फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। जैसे आपने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा सस्ते अनाज के डिपो मिलते हैं ना, राशन की दुकानें होती है, वो जो सस्ते अनाज के डिपो होती है या राशन शॉप जो होती है, उनसे जिन लोगों के कार्ड बने होते हैं उनको सस्ते में उनको अनाज दिया जाता है। चावल, गेहूं हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, इस टाइप का मटेरियल उनको मिलता है, तो वो पीडीएस सिस्टम में आता है। तो जो खाद्य सुरक्षा है वो 2 कारकों के ऊपर निर्भर करती है, एक तो बफर स्टॉक के ऊपर और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर। उसके बाद तीसरा, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भुखमरी के 2 आयामों के नाम लिखिए। भुखमरी क्या होती है, जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए किसी प्रकार के भोजन का जुगाड़ ना हो। ठीक, यानी कि जब कोई व्यक्ति 2 वक्त के खाने का भी जुगाड़ नहीं कर पाता तो उसे हम कहेंगे ये भुखमरी की सिचुएशन है। भुखमरी 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो हो सकती है दीर्घकालिक, एक हो सकती है मौसमी भुखमरी। दीर्घकालिक होती है जैसे कोई गरीब निर्धन परिवार है और उसमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास कोई कौशल नहीं है, कोई काम धंधा नहीं मिल पाता, तो वो लगातार पूरे साल ही भुखमरी की समस्या से जूझते हैं। जैसे कूड़ा बीनने वाले हैं तो उनके पास कोई फिक्स आय का स्रोत नहीं है, सुबह अगर खाना खा लिया तो शाम के खाने की कोई गारंटी नहीं होती कि इवनिंग में उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनकी दीर्घकालिक भुखमरी होती है, यानी कि वो लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। एक होती है मौसमी भुखमरी। मौसमी भुखमरी में ये होता है कि पूरे साल तो दिक्कत नहीं आती लेकिन कभी कभी दिक्कत आ जाती है। जैसे जो ये समझ लीजिए कि गाँव में जो कृषक मजदूर होते हैं, खेतों में काम करते हैं, लेकिन खेतों में काम कब मिलता है, जैसे 6-7 महीने काम होता है, 4-5 महीने वो खाली बैठते हैं तो उनके पास आय नहीं होती तो कई बार भुखमरी की समस्या आ जाती है। ऐसे शहरों में देखिए रिक्शा वाले हो गए या फिर जो कंस्ट्रक्शनल वर्कर होते हैं, ओके, जैसे निर्माण कार्यों में लगे हुए जो वर्कर श्रमिक होते हैं, उनके सामने भी बारिश के मौसम में भुखमरी की समस्या आ जाती है क्योंकि आय नहीं हो पाती। तो 2 प्रकार की भुखमरी हो सकती है, एक तो दीर्घकालिक भुखमरी होती है, क्रोनिक हंगर होता है, और एक होता है सीजनल हंगर, यानी कि मौसमी भुखमरी होती है जब कुछ परिवार किसी विशेष मौसम में भुखमरी की चपेट में आ जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन कि भुखमरी के 2 आयाम कौन से हैं और उनको हमने समझा भी। उसके बाद 1 मार्कर में 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में हुआ सबसे विनाशकारी अकाल कौन सा था। कि भारत में आया सबसे विनाशकारी अकाल बताना है तो 1943 में बंगाल का अकाल आया था। ये हमारे देश में 20वीं शताब्दी में आया सबसे बड़ा अकाल था, और सबसे बड़ा अब तक यूं कह सकते हैं कि लास्ट जो सबसे बड़ा अकाल आया था वो यही अकाल था। 1943 में आया था, बंगाल में आया था, और लगभग 30 लाख के आसपास जो लोग थे वो इसमें मारे गए थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 5वां हमारा प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि में अपनाई गई नई रणनीति का नाम बताइए। देखिए कि भारत में आज़ादी के बाद, इन्होंने पूछा है कि आज़ादी के बाद हमने आत्मनिर्भरता मतलब कि हम अपना अनाज खुद देश में पैदा कर पाएं, तो इसके लिए कृषि में हमने एक नई तकनीक, एक नई रणनीति अपनाई थी, उसका नाम बताना है, तो वो थी हरित क्रांति। ठीक, हरित क्रांति 1965-66 में से इसकी शुरुआत हुई थी, 1965-66 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें हुआ क्या था हरित क्रांति में कि किसानों ने अच्छे बीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, मतलब उपलब्ध करवाए गए उनको, ओके। इसके अलावा रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड का, कीटनाशक होते हैं ना, उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध करवाई, किसानों को सस्ते लोन दिए गए, किसानों को ट्रेनिंग दी गई, ओके। इसके साथ साथ मशीनों का उपयोग बढ़ाया गया कृषि में। ये जो कई सारे कारण थे, इन सब कारणों से एकदम से अचानक से कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती है, जैसे 3 से 5 गुना वृद्धि हो जाती है कुछ फसलों के प्रोडक्शन में, जैसे गेहूं और चावल की बात की जाए तो इसको नाम दिया गया था हरित क्रांति। और हरित क्रांति से देखिए कि 3 से 5 गुना अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक हो गया था, तो इसे हरित क्रांति कहा गया था। उसके बाद 6th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा प्रश्न है 1 मार्कर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौसमी भुखमरी के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। हमें बताना है कि मौसमी भुखमरी, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना मौसमी भुखमरी क्या होती है, इस चीज़ को हमने समझा। तो ये मौसमी भुखमरी क्यों आती है, तो इसके पीछे दो कारण। एक तो ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे कृषि गतिविधियाँ होती है वो मौसमी प्रकृति की होती है। जैसे अभी हमने समझा था कि खेतों में जो काम होता है वो 6-7 महीने होता है, उसके बाद 4-5 महीने जो कृषक मजदूर होते हैं वो खाली बैठते हैं। खाली बैठेंगे, इनकम नहीं होती। जैसे अभी अगर हम बात करें रबी की फसल की, तो गेहूं की बुआई हो गई। कब बुआई हो गई? नवंबर में हो गई, लगभग नवंबर में हो जाती है, लगभग हम थोड़ा सा लेट माने तो 10 दिसंबर तक हो जाएगी। उसके बाद मार्च में जाकर के उनको काम मिलेगा। तो जो कृषि गतिविधियां हैं उनकी मौसमी प्रकृति के कारण ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी भुखमरी का सामना करते हैं कुछ लोग। ऐसे ही अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे रोजगार के अवसरों की कमी होती है इसके कारण, या फिर जहाँ पर अनियमित जो श्रमिक होते हैं जिनको रेगुलर काम नहीं मिलता, रोज अपना काम ढूंढना होता है, वहां पर इस प्रकार की समस्या ज्यादा होती है। ठीक, ये हो गया कि मौसमी भुखमरी के लिए उत्तरदायी कोई दो कारक कौन से हैं। उसके बाद 7th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 7th क्वेश्चन दिया गया 1 मार्कर में, बफर स्टॉक क्या है यह हमें बताना है, जिसकी बात हम ऊपर भी कर चुके हैं कि बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI भी इसको आप बोल सकते हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल का भंडार है। तो बफर स्टॉक क्या है कि FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार जो भी अनाज खरीदती है, कौन से अनाज खरीदती है? गेहूं और चावल को खरीदती है, तो उनके भंडार को हम बोलते हैं बफर स्टॉक। यानी कि जो चावल हो गया, गेहूं हो गया, उनके जो गोदाम है वो बफर स्टॉक है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 मार्कर में, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP क्या है ये हमें बताना है। यहाँ पर किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है और इसे ही न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, जैसे किसान अब गेहूं की बुआई करने वाले हैं, तो जब बुआई का समय आता है उससे पहले ही गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर देती है एक रेट को कि आपका इस रेट के ऊपर हम खरीदने वाले हैं। ठीक, तो वो रेट जो डिक्लेयर किया जाता है उसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि इस रेट पे चाहे कितना ही प्रोडक्शन हो जाए हम खरीदेंगे। पहले क्या होता था? पहले सिस्टम ये होता था कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता था तो उसके रेट गिर जाते थे। तो किसान क्या करते थे? ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, रेट गिर गए, अगली बार वो बोएंगे नहीं। यानी कि ज़्यादा हो गया तब दिक्कत, और जब नहीं होगा अगले साल तो उसके रेट बढ़ जाएंगे तब दिक्कत। तो इस फ्लैक्चुएशन को ठीक करने के लिए और किसानों को मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए कि वो खाद्यान्न को प्रोड्यूस करते ही रहें, खाद्यान्न ही नहीं अब तो बाकी फसलों के लिए भी ऐसा कुछ हो गया, तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो सरकार घोषित करती है। कब करती है? बुआई से पहले करती है। तो किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है और इस मूल्य को बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, मोस्ट इंपोर्टेंट में, FCI के कार्य क्या है ये हमें बताना है कि ये जो FCI है, FCI क्या होगी? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम। इसके कार्य क्या है ये हमें बताना है। तो भारतीय खाद्य निगम है, ये उन राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अतिरिक्त उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए कि जिन राज्यों में, हम पंजाब का एग्जांपल ले सकते हैं कि पंजाब में किसका अतिरिक्त उत्पादन होता है? गेहूं का भी होता है और चावल का भी होता है। हरियाणा में भी सेम है, गेहूं का और चावल का है वो सरप्लस प्रोडक्शन होता है। तो वहां से क्या करती है कि जो FCI है, भारतीय खाद्य निगम है, किसानों से वो खरीदते हैं। ठीक, और खाद्यान्न का बफर स्टॉक का निर्माण करते हैं, यानी कि खाद्यान्न का भंडारण वो करते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उनको राशन डिपो के माध्यम से ये बांटा जा सके, या इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे अकाल पड़ गया, युद्ध है, उस स्थिति में इसको यूज किया जा सके। तो दो कार्य होते हैं, एक तो गेहूं और चावल को खरीदना और दूसरा उसको स्टॉक करना। उसके बाद 10th जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है 1 मार्कर में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS क्या है ये हमें बताना है। PDS की बात भी हम ऊपर कर चुके हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS के तहत क्या करती है सरकार? सरकार ने निर्धन लोगों को उचित दरों पर, उचित दर मतलब रीजनेबल प्राइस हो गए, उचित दरों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामान वितरित करने के लिए पूरे देश में 5.5 लाख से ज़्यादा राशन की दुकानें खोली है और इसे बोलते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, यानी कि जो सस्ते अनाज के डिपो आपने देखे हैं ना, वो सस्ते अनाज के डिपो ही
पीडीएस सिस्टम का मेन पार्ट है। यानी सरकार क्या करती है, पहले तो खरीदती है किसानों से, उसको गोदाम में स्टोर करती है, ठीक। उसके बाद उसी अनाज को और अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हो गई, दाल हो गया, चीनी इत्यादि हो गई, उनको इन सस्ते अनाज की दुकानों के द्वारा किसानी गरीब जो निर्धन लोग हैं उन तक पहुंचाया जाता है। जैसे कार्ड बने होते हैं ना, अलग अलग कार्ड बने होते हैं, उन लोगों तक इसको सप्लाई किया जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि खाद्य सुरक्षा के लिए शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं के नाम बताने हमें, यानी कि फूड सिक्योरिटी के लिए, ताकि लोग भुखमरी के शिकार ना हो, तो इसके लिए कुछ योजनाएं शुरू की है गवर्नमेंट ने। हमें 2 योजनाओं के नाम बताने। तो पहला हो गया काम के बदले राष्ट्रीय भोजन या अनाज कार्यक्रम। ओके, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसको आप राष्ट्रीय पहले लगा सकते हो, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। और दूसरा अंत्योदय अन्न योजना, ठीक, यहाँ पे भोजन की जगह अनाज वर्ड यूज करोगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम हो गया और दूसरा हो गया अंत्योदय अन्न योजना। ये 2 योजनाएं हैं जो सरकार ने शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला प्रश्न है निर्गम मूल्य। अब देखिए, निर्गम मूल्य को मैंने इसलिए इस वर्ड को यूज किया कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी इसी टाइप की टर्म को यूज किया गया। वैसे ये होता है इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस या निर्गम मूल्य क्या होता है कि निर्गम मूल्य या इश्यू प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर सरकार पीडीएस के माध्यम से समाज के निर्धन वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। जैसे देखिए 2 रुपये किलो वहाँ मिल गया, 2 रुपीज़ पर केजी मिल गया क्या, गेहूँ, ठीक, मान लीजिए, और 3 रुपये पर केजी मिल गया चावल। तो ये 2 या 3 रुपये पर केजी जो रेट पे मिलता है ना सस्ते अनाज के डिपो में, 2 रुपये पर केजी गेहूं मिल गया, 3 रुपये पर केजी चावल मिल गया, तो ये 2 या 3 रुपये क्या है, ये इश्यू प्राइस है, ठीक। निर्गम मूल्य, यानी कि निर्गम मूल्य क्या है, दोबारा से इसको देखिए कि निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार पीडीएस सिस्टम के माध्यम से समाज के निर्धन वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, तो उसे बोलते हैं हम इश्यू प्राइस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत कुछ सहकारी समितियों के नाम लिखने हमें, ठीक। यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में कुछ सहकारी समिति काम करती है। सहकारी समिति क्या होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं। सहकारी समिति होती है यानी कि आमतौर पे ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। इसमें कुछ लोग हैं वो लगे होते हैं, इसमें सरकार का ये किसी प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा नहीं होता। तो हमें बताना है इसी प्रकार की कुछ सहकारी समितियों के नाम जो अलग अलग राज्यों में काम कर रही है और फूड सिक्योरिटी में, खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इसमें एक तो हो गया मदर डेयरी, दिल्ली में मदर डेयरी है, मेनली दिल्ली में काम कर रही है। उसके बाद है अमूल जो गुजरात से है लेकिन लगभग पूरे देश में काम करें। और ऐसे वेरका है वो पंजाब से हैं जो पूरे पंजाब में और आसपास के राज्यों में भी काम करें। ओके, तो ये हो गए कुछ सहकारी समितियों के नाम, ठीक। ये क्या करते हैं कि जो रीजनेबल प्राइस होती है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट को उपलब्ध करवाते हैं। तो ये भी खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है कि जो एक ठीक ठाक सा रेट है उसमें वो वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाए, ठीक। तो मदर डेयरी दिल्ली से, अमूल गुजरात से है बेसिकली, और वेरका पंजाब से, ये कुछ सहकारी समितियों के नाम हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया कि सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति के लिए कौन सा राशन कार्ड होता है, ये हमें बताना है। तो जो सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति होते हैं उसके लिए अंत्योदय कार्ड होता है। अंत्योदय कार्ड के तहत लगभग 25 केजी अनाज है एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उस स्थान का नाम बताइए जहां एक गरीब व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर खरीदने के लिए जाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है और उसको आवश्यक वस्तुएं खरीदनी है और उसे कम रेट पर मिल जाए, कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? तो उसे जाना होगा उचित मूल्य की दुकान या फिर सस्ते अनाज के डिपो पर। ओके, उसको आप उचित मूल्य की दुकान भी कह सकते हो, सस्ते अनाज के डिपो भी कह सकते हो, राशन शॉप भी कह सकते हो। तो वहाँ पर जा कर के वो उचित दरों पर उन आवश्यक वस्तुओं को, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई या चीनी इत्यादि है, वो खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? ये हमें बताना है कि खाद्य सुरक्षा की, तो इसके पीछे, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है तो हम डीप में नहीं जाएंगे, तो इसकी आवश्यकता क्यों है? तो पहला है निर्धनता, कि भारत में निर्धनता बहुत अधिक है। अभी की अगर बात करें तो लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे हैं हमारे देश में। 25 करोड़ लोग वो लोग हैं जो 2 वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं कर सकते, यानी कि अगर सुबह का खा लिया तो शाम के खाने का
कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। 25 करोड़ जनसंख्या की अगर बात करें तो ये लगभग यूएसए की जनसंख्या से थोड़ी कम रह जाती है। अमेरिका की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास है और 25 करोड़ हमारे यहाँ पर निर्धन लोग रहते हैं। ठीक, तो निर्धनता अधिक है, इसलिए ऐसे लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है हमारे देश में। उसके बाद दूसरा है जमाखोरी और कालाबाजारी से बचाने के लिए भी खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। कई बार ये होता है कि जमाखोरी कर ली जाती है और मार्केट में ऐसे दिखा दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट की मतलब कमी हो गई है, या कालाबाजारी, ब्लैक में वो चीज़ें बाद में बेची जाती हैं। इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं, कौन से लोग प्रभावित होते हैं? निर्धन लोग। ओके, तो उन सबको बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये था हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की, और अगला हमारा सेगमेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, यानी कि इसमें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में से कौन से हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। तो खाद्य सुरक्षा है, उसके डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उसकी हमें बात करनी है। तो खाद्य सुरक्षा में 3 चीज़ें आती है, जैसा कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बात की थी कि पहली चीज़ है भोजन की उपलब्धता। ठीक, इसका मतलब ये कि देश में भोजन उपलब्ध होना चाहिए। भोजन कह लीजिए, अनाज कह लीजिए, वो उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहले तो यही है ना, अगर देश में अनाज नहीं होगा तो बाकी कहानी तो खत्म, क्योंकि बाकी चीज़ें कहाँ से होगी, बांटेंगे कहाँ से। तो पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका आयाम आता है कि भोजन या खाद्यान्न की उपलब्धता, कि देश में खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो आयात का बंदोबस्त होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद दूसरा पहुँच, इसका मतलब यह कि भोजन हर व्यक्ति की पहुँच में होना चाहिए। भोजन या खाद्यान्न, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, कि जो खाद्यान्न है वो पहुँच में होना चाहिए। जैसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि प्रोडक्शन हो रहा है तमिलनाडु में, उसकी नीड है कहाँ पर, राजस्थान में है, दिल्ली में उसकी नीड है। अब कब तक आएगा वो, पहुँच में ही नहीं है ना, वो तो पहुँच में होना चाहिए। और तीसरा ये सामर्थ्य है। सामर्थ्य करते हैं किसी व्यक्ति के पास अपने आहार संबंधी, खाने संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन होना चाहिए, या फिर जो वस्तु है, खाद्यान्न है, उसकी कीमत इतनी कम होनी चाहिए कि आम व्यक्ति उसको खरीद पाए। तो इसमें 3 चीज़ें, 3 आयाम शामिल है, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न की पहुँच, और लोगों में उस खाद्यान्न को खरीदने का सामर्थ्य होना आवश्यक है। तभी जाकर के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सीमाएं या कमियां क्या है, यह हमें बताना है। जो हमारी पीडीएस सिस्टम है उसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं, वो हमें बताना है। तो पहला, भुखमरी उन्मूलन में असफल रहा है। पहला यह कि उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्ति। ठीक, कि जो पीडीएस सिस्टम है इसकी हमने शुरुआत बहुत पहले से कर दी थी, आज़ादी के तुरंत बाद हमने इसके ऊपर पूरा जोर दिया है। लेकिन पीडीएस कई सालों से काम तो कर रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय समाज में भुखमरी अब भी बनी हुई है। तो ये इसकी बड़ी कमी है कि वैसे ये कार्य जरूर करा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ये पहली कमी है। दूसरा जो इसकी कमी है, ओवरफ्लो हो रहे गोदाम। एफसीआई के जो गोदाम है उसमें खाद्यान्नों की भरमार होती है, यह बहुत अवांछनीय है और अनाज की बर्बादी होती है। जैसे इसके लिए भी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा, कि हम खरीद तो करते हैं, लेकिन आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे, न्यूज़ चैनल वगैरह पे आप देखते होंगे कि अनाज है वो गल गया, सड़ गया, बेकार हो गया, पानी में तैर रहा है। तो ये अनाज की बर्बादी हो रही है। तो ये भी पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। तो इसका मतलब ये भी एक कमी है कि वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। तीसरा, खराब खाद्यान्न की गुणवत्ता। चूँकि अधिकांश गोदामों में उनकी क्षमता से ज़्यादा अनाज है उसको स्टॉक किया जा रहा है, इससे अनाज की गुणवत्ता खराब होती है। और जो जिन लोगों को बांटा जाता है वो खराब, घटिया क्वालिटी का अनाज कई बार बांटना होता है, उनको बांट दिया जाता है, तो इससे भी उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये तीसरी इसकी गड़बड़ी है या कमी है। उसके बाद चौथी जो समस्या है या कमी कह लीजिए पीडीएस सिस्टम की, पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव। पीडीएस सिस्टम में क्या है कि जो जोर दिया जा रहा है खाद्यान्न उत्पादन कीजिए, खाद्यान्न उत्पादन कीजिए, और जोर ये भी दिया जा रहा है कि इसके लिए आप साइंटिफिक फार्मिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है, मॉडर्न फार्मिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है। उसी के कारण हरित क्रांति हुई है। लेकिन हरित क्रांति में कर क्या रहे हैं हम 2 या 2 से ज़्यादा फसलें ले रहे हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं हम, यानी कि अति सिंचाई कर रहे हैं हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, इससे ज़मीनें खराब हो रही है,
इससे पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इससे जल प्रदूषण हो रहा है। तो ये भी एक प्रतिकूल प्रभाव है पीडीएस सिस्टम का। इसके अलावा पांचवा और भी आप पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कालाबाजारी या जमाखोरी। आमतौर पे जो सस्ते अनाज के डिपो होते हैं उनके जो ऑनर कह लीजिए, जो चलाने वाले होते हैं, डिपो धारक होते हैं, वो कालाबाजारी करते हैं या फिर उसकी जमाखोरी कर लेते हैं और उसकी कमी दिखा देते हैं। आम लोगों तक जहाँ तक वो अनाज पहुँचना चाहिए वो अनाज पहुँच नहीं पाता। चौथा ये भी लिख सकते हैं कि आमतौर पे ये राशन शॉप है वो नियमित तौर पे खोली नहीं जाती। चौथा ये भी, इसमें सातवां ये भी कर सकते हैं कि आमतौर पे जो अच्छा अनाज होता है वो मार्केट में बेच दिया जाता है, घटिया क्वालिटी का अनाज होता है वो बांटा जाता है। तो इस प्रकार की कुछ और कमियां भी इसमें ऐड की जा सकती है। ठीक, तो ये तो हो गई कि जो पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसकी कमियां क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। अंत्योदय अन्न योजना है क्या, ठीक, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है, एक्सप्लेन करेंगे हम। तो सबसे पहले तो ये कि अंत्योदय अन्न योजना, जिसको AAY भी कह सकते हैं, ये दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। ठीक, इस प्रोग्राम को दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो लक्षित पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत आने वाले, लक्षित मतलब टारगेटेड है, ओके, जो निर्धनों में भी सबसे निर्धन है, ठीक, तो उनके अंतर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों में जो 1 करोड़ के आसपास जो परिवार ऐसे आते हैं उनकी पहचान की गई है। यानी कि AAY में क्या किया गया कि दिसंबर 2000 में इस योजना को शुरू किया गया था और इस योजना के तहत निर्धनों में भी जो निर्धन परिवार है उनकी पहचान की गई है और प्रत्येक परिवार को अत्यधिक कम कीमत के ऊपर 25 किलोग्राम खाद्यान्न है वो उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है निर्धनता को कम करना या फिर उसको समाप्त करना, और इसमें मुख्य तौर पर जो निर्धनों में भी निर्धन यानी कि सबसे निर्धन जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक, तो ये था अंत्योदय अन्न योजना क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है 3 मार्कर में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो हमने 1 मार्कर में बात की थी कि खाद्य सुरक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर हैं वो है बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो भारत में खाद्य सुरक्षा के 2 घटक हैं। ठीक, एक तो बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक क्या है कि बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न यानी कि गेहूं और चावल का भंडार है। FCI उन राज्यों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अतिरिक्त यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन होता है और खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण गोदामों में कर दिया जाता है। तो ये पहला स्टेप आ जाता है खाद्य सुरक्षा में। ठीक, यानी कि खाद्य सुरक्षा के 2 घटक हैं। पहला स्टेप क्या आएगा, बफर स्टॉक, यानी कि गोदामों में अनाज को स्टॉक किया जाएगा। कौन करेगा, FCI करेंगे। कहाँ से लेके आएंगे, जहाँ सरप्लस प्रोडक्शन होता है। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करती है सरकार, वो आता है दूसरे स्टेप में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको आप PDS कह सकते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि भंडारित अनाज है वो निर्धन लोगों को राशन की दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है। यानी कि भंडारित अनाज को किस में बांटा जाता है, निर्धन लोगों में। किसके थ्रू, जो सस्ते अनाज के डिपो यानी कि राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है। जो निर्धन लोग होते हैं, निर्धन लोगों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर ये वस्तुएं, अनाज हो गया, दालें हो गए, चीनी हो गया, इस प्रकार की वस्तुएं उनको उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये 2 घटक हो गए जिसके थ्रू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ साथ कुछ और योजनाएं भी सरकार ने शुरू की है खाद्य सुरक्षा के लिए। तो उसमें जैसे मिड डे मील हो गया, जो आपको स्कूलों में 8 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, तो वो भी खाद्य सुरक्षा की पार्ट है। ऐसे ही अंत्योदय अन्न योजना हो गई या काम के बदले अनाज कार्यक्रम हो गए। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो खाद्य सुरक्षा के ही अंग या फिर भाग है। उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में खाद्य सुरक्षा वो अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये कि भारत में खाद्य सुरक्षा अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, या फिर भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है, कारण बताइए। तो कई कारण है इसके। पहला ये कि समाज का सबसे निर्धन वर्ग ज्यादातर समय खाद्य असुरक्षित रहता है। देखिए, पहले हम बात कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी कि देश में लगभग 26 करोड़ के आसपास लोग, 25 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं, खाद्य असुरक्षित लोग हैं, निर्धन लोग हैं। ठीक, तो समाज का जो सबसे निर्धन वर्ग है वो ज्यादातर समय खाद्य असुरक्षित रहता है।
तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाएं, यानी कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ठीक, उसके बाद दूसरा कारण क्या है, यानी पहला कारण तो ये हो गया निर्धनता, कि भारत में निर्धनता अधिक है और जो निर्धन लोग हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करना, व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षित हो सकते हैं कभी कभी। कब? जब देश में राष्ट्रीय आपदा जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़ या सुनामी इत्यादि का सामना करते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि जब घर वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, इस प्रकार की आपदा आ गई, तो जो लोग एपीएल में आते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो उनको भी खाने के लिए अनाज की आवश्यकता होगी, खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी की नीड होगी। तो उसके लिए भी जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा हम लेकर के चले, बैकअप पावर बैंक का ये। उसके बाद तीसरा कारण है कि अकाल आदि का कारण बनने वाली फसलों की व्यापक विफलता भी खाद्य सुरक्षा का निवारण करती है। कई बार ये होता है कि जैसे अकाल पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई, तो उस वक्त पूरे देश के लिए अनाज कहाँ से आएगा? पूरे देश के लिए 130 करोड़ के आसपास चले गए हम। तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम खाद्य सुरक्षा को एक इम्पोर्टेंट बैकअप लेकर के चलें। ठीक, तो ये हो गया कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण हो गया निर्धनता अधिक है इसलिए, दूसरा कारण हो गया कि प्राकृतिक आपदा के समय, तीसरा कारण हो गया कि फसलों का उत्पादन ऊपर नीचे होता रहता है, चौथा कारण और भी जोड़ सकते हो जैसे युद्ध इत्यादि की स्थिति में भी खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, चलिए ये थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन की। तो इसमें फर्स्ट जो 5 मार्कर क्वेश्चन दिया गया ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये हमें बताना है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम की हम बात करें पूरे चैप्टर में, वो है क्या। या फिर खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ये हमें बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। या पीडीएस भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है, ये इस टाइप की लैंग्वेज हो सकती है क्वेश्चन की। या भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए, इस टाइप की लैंग्वेज भी हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या। कि जब एफसीआई है, ओके, एफसीआई क्या हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कि जब भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न हो गया, अन्न हो गया, अनाज हो गया, समाज के गरीब वर्गों के बीच में सरकारी विनियमित राशन की दुकानों से वितरित किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी कि जब एफसीआई द्वारा खरीदा गया अनाज है वो समाज के सबसे गरीब वर्गों के बीच में सरकारी जो राशन की दुकान है, जिसे हम सस्ते अनाज के डिपो कह सकते हैं, उनके माध्यम से लोगों में बांटा जाता है, तो उसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन की दुकानें अब अधिकांश इलाकों, गांवों, कस्बों और शहरों में हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं। इन दुकानों को फेयर प्राइस शॉप या सस्ते अनाज के डिपो भी कहा जाता है, जो अनाज, चीनी, दाल इत्यादि का स्टॉक रखती हैं। इस तरह की वस्तुएं लोगों को बाजार से कम मूल्य पर बेची जाती है। ठीक, राशन कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति है, कोई भी परिवार है, वो अपने सदस्यों की संख्या के आधार पर हर महीने इन वस्तुओं की एक निर्धारित मात्रा है वो पास की दुकान में जाकर के खरीद सकता है। ओके, यानी कि ये सब कुछ क्या हो गया, ये हो गया खाद्य सुरक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, इसमें आप अगर थोड़ा सा और लेंथी करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप बताओगे खाद्य सुरक्षा क्या है, उसको आप बताओगे, और उसके बाद बताओ खाद्य सुरक्षा के 2 घटक होते हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो बफर स्टॉक को बताइए और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में आप डिटेल में बात कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है भुखमरी क्या है, क्रोनिक और मौसमी भुखमरी के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, हमें बताना है कि भुखमरी क्या है और क्रोनिक और मौसमी भुखमरी, क्रोनिक होगी दीर्घकालिक भुखमरी और मौसमी जिसकी हम आगे बात करेंगे, इनमें अंतर बताना है। तो भुखमरी खाद्य असुरक्षा का दूसरा पहलू है। ठीक, यानी कि खाद्य उस जो असुरक्षा है उसका एक पहलू है कि खाद्य असुरक्षा एक तो निर्धनता अधिक है उसके कारण, और उसका दूसरा पहलू है कि उसके कारण लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। ठीक, भुखमरी केवल निर्धनता की अभिव्यक्ति नहीं होती बल्कि निर्धनता लेकर के भी आती है कि जब निर्धन होगा तो भुखमरी होगी, और जब भुखमरी होगी तो निर्धनता होगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से उलझे हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि निर्धनता है वहाँ भुखमरी अधिक होगी, और जहाँ भुखमरी अधिक होगी वहाँ पर निर्धनता भी होगी। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब आपको भूख लगती है लेकिन खाने में असमर्थ होते हैं या फिर भोजन खरीद नहीं सकते। यानी कि ऐसी स्थिति जब आपको भूख तो लगी है लेकिन आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ना ही आप भोजन को खरीद सकते हो, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं भूखमरी। ठीक, हंगर जिसको आप बोलोगे। अब ये जो भूखमरी है
ये दो प्रकार की हो सकती है, इसके दो आयाम हो सकते हैं। एक तो दीर्घकालिक भूखमरी है और एक है मौसमी भूखमरी। अब दीर्घकालिक कौन सी होती है कि यह मात्रा या गुणवत्ता के मामले में लगातार अपर्याप्त आहार का परिणाम है, कि जैसे चाहे वो आहार जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा भोजन, या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, वो लगातार अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक हंगर, यानी दीर्घकालिक भूखमरिया। जैसे हमने कूड़ा बीनने वालों की बात की कि उनके पास कभी तो पर्याप्त भोजन नहीं होता और कभी पर्याप्त अगर भोजन होता है पेट भरने के लिए तो वो उतना ज़्यादा संतुलित नहीं होता, क्वालिटी में कमी आ जाती है। तो ये भूखमरी है, दीर्घकालिक कंटिन्यूस हंगर हो गई एक तरीके से। गरीब लोग अपनी बहुत कम आय या भोजन खरीदने में असमर्थता के कारण इस प्रकार की भूखमरी से पीड़ित होते हैं। यानी कि जो निर्धन लोग होते हैं या तो उनकी इनकम कम होती है, और या फिर ये होता है कि भोजन जो है वो महंगाई के कारण वो खरीद नहीं पा रहे, तो उस वक्त वो इस प्रकार की भूखमरी के, दीर्घकालिक भूखमरी के शिकार होते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मौसमी भूखमरी। क्या है कि यह खाद्यान्न के उत्पादन और कटाई के चक्कर से संबंधित है। यानी कि मौसमी भूखमरी में ऐसा नहीं होता कि पूरे साल ही अनाज की या खाद्यान्न की कमी रहेगी किसी परिवार के पास, लेकिन किसी विशेष मौसम में खाद्यान्न की कमी हो जाती है। ये किससे जुड़ा है? मुख्य तौर पे इस प्रकार की भूखमरी है वो गाँव में पाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ गाँव में हो, शहरों में भी जो अनियमित वर्कर होते हैं, जो मौसमी कार्यों से जुड़े हुए वर्कर होते हैं, या फिर जैसे देख लीजिए जो निर्माण कार्यों में जुड़े हुए वर्कर होते हैं, कंस्ट्रक्शनल वर्कर होते हैं, तो वो इस प्रकार की भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ये अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे वर्ष में 6 या 7 महीने काम होता है, 4 या 5 महीने वो श्रमिक वो खाली बैठते हैं, तो उस वक्त उनके पास खाने के लिए कई बार पर्याप्त अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पास आय भी नहीं होती। ओके, तो वहाँ पे ये भूखमरी, मौसमी भूखमरी ज़्यादा होती है। शहरी क्षेत्रों में दैनिक श्रमिकों को पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता, इससे वे मौसमी भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, विशेष तौर पे वर्षा ऋतु में। तो ये तो हुई कि भूखमरी होती क्या है, और भूखमरी के दो आयाम होते हैं, दीर्घकालिक और मौसमी। जस्ट ए मिनट। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। भारत में सर्वाधिक प्रभावित खाद्य सुरक्षित लोग कौन से हैं, ये हमें बताना है। जस्ट अ मिनट, सॉरी। ओके, चलिए, तो ये है कि भारत में सर्वाधिक प्रभावित खाद्य सुरक्षित लोग कौन से हैं, ये हमें बताना है। ठीक, तो हम इसको, क्योंकि 5 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक ज़्यादा प्रभावित लोग कौन से हैं जो भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भूमिहीन लोग, जिनके पास बहुत कम या कोई भूमि नहीं है, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी जिनके पास अपनी या तो बिल्कुल भी ज़मीन नहीं या फिर बहुत कम ज़मीन है, तो उनके भूखमरी के शिकार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही पारंपरिक कारीगर हो गए, पारंपरिक तौर पर जो काम करते हैं, छोटा बड़ा किसी कार्य में लगे हुए कारीगर होते हैं, मिस्त्री वगैरह हो गए, कोई निर्माण कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के कारीगर होते हैं, वो भी भूखमरी से प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि खाद्य असुरक्षित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे धार्मिक समारोह का आयोजन करने वाले, पूजा पाठ जैसी पारंपरिक सेवाओं को देने वाले पुजारी वगैरह हो गए, या मंदिर मस्जिद में जो कार्य करते हैं, उनके भी मतलब थोड़ी सी भी सिचुएशन ऊपर नीचे हो गई, अकाल जैसी सिचुएशन आ गई, तो इस प्रकार के लोगों की आय भी नियमित नहीं होती। ठीक, तो वो भी खाद्य असुरक्षित हो सकते हैं। इसके साथ साथ छोटे या स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं या खुद का अपना छोटा मोटा काम करते हैं, तो जब भी कोई मंदी आती है, इस प्रकार के हालात बिगड़ते हैं, सबसे पहले इसी टाइप के लोग प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ भिखारियों सहित जो निर्धन या निराश्रित लोग हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, भिखारी वगैरह हो गए, इस प्रकार के लोग हो गए। यानी कि ये जो लोग हैं, कौन कौन से लोग हो गए? एक तो भूमिहीन हो गए, जिनके पास कम जमीन है या फिर बिल्कुल जमीन नहीं है, पारंपरिक कारीगर हो गए, ठीक, पुजारी वगैरह हो गए, छोटे या स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक हो गए, या भिखारी सहित जो निराश्रित, जिनके पास अपना घर नहीं, इस प्रकार के लोग हो गए, वो खाद्य असुरक्षित लोग होते हैं ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र की, कि शहरों में कौन से लोग होते हैं जो खाद्य असुरक्षित होते हैं, तो इसमें भी कई प्रकार की कैटेगरी आ जाएगी। इसमें पहले तो वे परिवार खाद्य असुरक्षित होते हैं जिनके कामकाजी सदस्य आमतौर पर कम वेतन वाले काम धंधों में लगे होते हैं, जैसे कि जिनकी इनकम कम होती है। इनकम कम होती है, अगर 4 दिन भी स्ट्राइक हो गई, 4 दिन भी काम नहीं मिला, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, खाने के लिए चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। ठीक, दूसरा, बाजार में कार्यरत अनियमित या अकुशल श्रमिक। अनियमित मतलब जिनको रोज का काम ढूंढना होता है, अकुशल मतलब कोई स्पेशल स्किल नहीं है,
मतलब मैनुअल वर्क की वो कर सकते हैं। इस प्रकार के लोगों के पास भी कई बार वो खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं जब काम नहीं मिल पाता। विशेष तौर पे जैसे हमने बात की थी कि जब मौसम खराब हो जाता है, बारिश का मौसम होता है, इस प्रकार के समय में, या फिर वे श्रमिक जो ज़्यादातर मौसमी गतिविधियों में लगे होते हैं, उन्हें मजदूरी आमतौर पे कम मिलती है, तो वो भी खाद्य असुरक्षित हो सकते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग में लगे, उसके बाद डिमांड कम हो गई, सर्दियों के बाद वो नया काम धंधा ढूंढेंगे, हो सकता है 10 दिनों तक काम ना मिले। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं शहरी क्षेत्रों में, वो खाद्य असुरक्षित सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा में। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप में कि खाद्य सुरक्षा में सहकारिता की क्या भूमिका है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य सुरक्षा में सहकारिता की क्या भूमिका है। ओके, सहकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। या फिर भोजन और रखी हुई वस्तुएं उपलब्ध करवाने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। रखी हुई वस्तुएं नहीं, यहाँ पे भोजन खाद्यान्न वर्ड ही आना चाहिए कि खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है। सहकारी संस्था बोल दीजिए, सहकारी समिति बोल दीजिए। ठीक, तो दोनों चीज़ें आ गई, यानी कि हमें बताना है कि सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है, ये हमें बताना है। तो पहला, सहकारी समितियों ने निर्धन लोगों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए बिक्री केंद्र स्थापित किए हैं। ये जो सहकारी समिति, इन्होंने क्या किया कि जो निर्धन लोग होते हैं उनको कम कीमत पर या जायज़ उचित मूल्य के ऊपर ये वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। विशेष तौर पे जैसे दूध हो गया, सब्जियां वगैरह हो गई, अनाज वगैरह हो गए। जैसे अब इसके हम एग्जांपल देंगे, जैसे दिल्ली में मदर डेयरी होगी, मदर डेयरी दूध और दूध से बने उत्पाद हो गए, सब्जियां वगैरह, उनको एक उचित नियंत्रित रेट के ऊपर उपलब्ध करवाती है। ऐसी अमूल है, वो गुजरात आधारित दूध और दूध से बने उत्पादों की एक अन्य सहकारी संस्था है। इसने देश में श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन ला दी है, और ये भी नियंत्रित मूल्यों के ऊपर दूध या दूध से बने सामानों को उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक सहकारी समिति है, विकास विज्ञान अकेडमी। ओके, विकास विज्ञान अकेडमी है, एडीएस जिसको हम कहेंगे। ठीक, उसके पास विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करने के लिए एनजीओ का एक पूरा नेटवर्क है। अनाज बैंक बना रखे हैं उन्होंने, ग्रेन बैंक्स। ओके, तो वे सहकारी, ये जो गैर सरकारी एनजीओ जो संगठन होते हैं, ये खाद्य सुरक्षा के लिए जो लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, और देश के अलग अलग भागों में इसी तर्ज के ऊपर इसी प्रकार के अनाज बैंक खोल रहे हैं। महाराष्ट्र में लगभग पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो हर जिले में इस प्रकार के अनाज बैंक है, वो स्टार्टअप किए गए। तो इसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी कि इनका भी खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऐसे ही देश के अन्य हिस्सों में भी कई और सहकारी समितियां चल रही है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो ये तो बात हुई कि सहकारी समितियां किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा में अपनी भूमिका निभा रही है। तो ये था हमारा फोर्थ चैप्टर इकोनॉमिक्स का, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, छोटे छोटे कमेंट्स करते रहिएगा, अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।